बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मैं बजराना कन्याल का रहने वाला हूँ। हमारी तहसील गुजरखान है, ज़िला रावलपिंडी है। हमारा गांव तकरीबन रावलपिंडी से 1 घंटे की मुसाफत पर है। मेरे वालिद साहब का नाम सरदार खान है। उन्होंने क्या में पाकिस्तान से पहले फ़ौज में नौकरी करते थे। जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और लाहौर चले गए। लाहौर में उन्होंने महकमा इत्तलात ज्वाइन कर ली नौकरी। तो उस दौरान मैं बहुत छोटा था, 6ठी जमात तक मैंने अपने गांव में तालीम हासिल की। वालिद साहब मुझे लाहौर ले गए, 7वीं मैंने उधर पढ़ी और साल के बाद मैं फिर वापस आ गया। 8वीं जमात मैंने जुर्ताला में पढ़ी। जुर्ताला हमारे से तकरीबन 10 मील के फासले पर है। तो 10वीं जमात पढ़ने के बाद मैं रेंजर में चला गया। रेंजर में भर्ती हो गए। 1 महीना हमने लाहौर में ट्रेनिंग की और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद हम बजरिया ट्रेन कराची गए। कराची से बाय एयर खुलना गए। खुलना में 1 महीना ट्रेनिंग की। खुलना किधर है? बंगाल में। हाँ तो नाम लेना उसका। खुलना बंगाल में खुलना। ढाका में 1 बार ट्रेनिंग करने के बाद मैं उधर सिग्नल में चला गया। सिग्नल के बाद तकरीबन हमें जैसूर बॉर्डर पर भेज दिया गया। तकरीबन 5-6 महीने के बाद हालात ऐसे हो गए कि हमारे कमांडर जनरल नियाज़ी साहब गिरफ्तार हो गए ढाका में और हम जैसूर बॉर्डर से चक्कर काट के 80 किलोमीटर का सफ़र तय करके खुलना में चले गए। खुलना में हालात ऐसे थे कि दिन को जहाज़ों की शेलिंग शुरू होती, रात को पैदल हमले शुरू हो जाए। 6 महीने इसी तरह काटे। कभी राशन पहुंचता था, कभी नहीं पहुंचता था। बड़ी तकलीफ़ें काटी हैं। तो जनरल नियाज़ी साहब गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि सारी फ़ौज हथियार डाल दे। तो हम खुल्ला में सारी फ़ौज को इकट्ठा किया जो इधर थे। तो उस वक्त का मंजर देख के हमें रोना आता था कि इतने बड़े ढेर लगे हथियार जमा करने के। हथियार जमा जब हुए पाकिस्तान की तारीख में सबसे कमज़ोर 3 दिन था वो। इतनी फ़ौज और जो असला था उसके ढेर लगे इतने बड़े। तो कुछ दिन उन्होंने हमें खुला में रखा। काफ़ी तकलीफ़ें थी वहाँ पर। ना कभी राशन मिलता था, ना कभी सोने की जगह थी। आरती सी कमरे मिले हुए जो हमने उधर दिन काटे। बहुत तंगी के दिन थे। फिर इंडिया वालों ने हमें गाड़ियों में बिठाया, जैसे भेड़ बकरियां
गाड़ियों में भरते हैं, ऐसे भर के उधर ले आए इंडिया में। इंडिया में इन्होंने पहले फौज की बारकों में तारे लगा के दिन रात काम करके अपने कैंप तैयार कर लिए थे। और हमें सुबह बिहार में एक शहर है इंडिया में, गया शहर, वहाँ एक छावनी थी गया, उसमें बंद कर दिया। तकरीबन एक बंदे के लिए 2.5 फुट जगह होती थी, यहाँ पर बिस्तरा लगा और नीचे फर्श होता था। गर्मियों में हम बाहर कच्ची ज़मीन पर सोते थे। बिस्तरे उन्होंने दिए थे। तो राशन भी पहले नहीं मिलता था। पहले 3-4 महीने बड़ी तंगी का वहाँ पर काटे, बहुत ज़्यादा तंगी थी। ना नहाने के लिए कोई साबुन था, ना नहाने के लिए कोई चीज़ थी। और फिर अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की तरफ से हमें तनख्वाहें मिली, हमने साबुन तौलिए वगैरह लिए और थोड़ा सा हालात ठीक हुए। और वो राशन जो देते थे वो हम खुद पकाते थे। हमारे कुछ बंदे डिटेल हुए थे, तो राशन भी सही उनका नहीं था, हमारे से कम था। बहरहाल हमने मुसलमान थे, कम पर भी गुजारा किया है। और अल्लाह के फजल से वहाँ भी हमने कोई गलत मुजाहरा नहीं किया। कैद होने के बावजूद भी हम डट कर वहाँ रहे, कैद में भी। लेकिन उनकी जो तकलीफ़ें उनकी तरफ से थी वो तो ज़ाहिर है दुश्मन की तकलीफ़ तो देता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी राशन की। फिर बाहर कच्ची ज़मीनों में सोना, बिस्तरा भी वही 2.5 फुट की शीट होती थी, वो नीचे बिठाई सो गया। सुबह उठ के बिस्तरे पैक बंद करके रख के पहले कमरों की सफाई करनी, फिर बाद कच्ची ज़मीन में पानी डाल के उसको कपड़े से ज़मीन को सही साफ करना। 12 बजे हमें रोटी मिलती थी। उससे पहले हमें कमरों में जाने नहीं दिया जाता। कुछ अरसे के बाद कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि रात को हमें मगरिब के टाइम बारकों में ताले लगा के चले जाते थे। किसी को पेशाब आ जाए, बीमार हो जाए, कोई मसला नहीं था। वो सुबह नमाज के टाइम आते थे, हमें खोल जाते थे। ये कोई कम तकलीफ़ें तो नहीं थी। बहरहाल उधर भी हमारे फौजी भाइयों ने डट कर ये वक्त भी गुजार लिया। तो फिर तकरीबन 27 महीने के बाद हमें गाड़ियों में डाल के अमृतसर बॉर्डर पर ले आए। अमृतसर से एक आगे स्टेशन आता है अटारी पर हमें उतार दिया। हम वहाँ से पैदल वाघा बॉर्डर में आए। वाघा बॉर्डर पर आके हमारा बड़ा हुकूमत ने इस्तकबाल किया। अच्छा, जितना अर्सा वहाँ कैद रहे तो ये बताएं कि फिर आपका घर से अपने भी रब्ता रहा? घर में खतो किताबत थी। अच्छा, ख़त वगैरह उधर से मिलते थे। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की तरफ से हर हफ्ते के 4 ख़त मिलते थे, जो हम अपने रिश्तेदारों और माँ बाप को लिख देते थे। ख़त माँ बाप के भी ख़त आते थे, वो हमें मिल जाते थे उधर। अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी उम्र है तकरीबन
76 साल। 76 साल। आप क्या समझते हैं कि ये जो मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, इस साजिश में हमारे लीडर भी शामिल थे? हाँ बिल्कुल शामिल थे जी। क्या हमारे लीडर बिल्कुल शामिल थे, क्योंकि जब 3 मार्च को इधर भट्टू साहब ने 3 मार्च को परेड का इफ्तिताह किया, उधर मुजीबुर रहमान ने बतौर वज़ीर आज़म के 3 मार्च को इफ्तिताह करके वहाँ से फर्स्ट बंगाल रेजिमेंट ने हमला शुरू कर दिया। 3 मार्च का दिन वहाँ से हमला शुरू हो गया था। उससे पहले आप क्या समझते हैं कि अगर भुट्टो ऐसा फैसला ना करता, मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार दे देता, तो फिर मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश तो ना बनता? ना बन। तकरीबन 3 मार्च को अगर मुजीबुर रहमान की सीटें ज़्यादा थी, अगर वो उसको वज़ारत मिल जाती तो फिर भी ये काम नहीं होना था, क्योंकि वज़ीर आज़म वो होता तो उसने फिर बंगालियों को इस इक़दाम के लिए उन्होंने फिर इंडिया से मदद लेके इंडिया को साथ मिला के ये काम शुरू कर दिया। तो अगर ये मसला ना होता, वज़ीर आज़म मुजीबुर रहमान बन जाता, तो फिर पाकिस्तान की सालमियत बरकरार रहती और मुजीबुर रहमान साहब वज़ीर आज़म हो जाते, क्योंकि उनकी सीटें ज़्यादा थी। तो उन्होंने उधर वज़ीर आज़म का हलफ लिया और इधर भट्टो साहब ने हलफ लेके वज़ीर आज़म का ऐलान कर दिया। तो उस वक़्त फिर उन्होंने बंगालियों को फ़ौज की जो ये कोटे होती है, उससे उन्होंने खुद ही बगैर आर्डर के हथियार निकाल के हथियार उठा लिए और मगरबी पाकिस्तान के फ़ौजियों को मारना शुरू कर दिया। अगर ये ना होता, ये सियासत ना होती, तो ये इतने बंदे भी बहुत उधर फौजी मार गए हैं और तकरीबन 90,000 आदमी कैदी हो गए, जो दुनिया में बहुत ही मिसाल नहीं है इसकी। बहुत ही ज़बरदस्त बेइज्जती का बायस थी कि इतनी बड़ी फ़ौज और इतनी मादर फ़ौज इतनी मतलब गिरफ्तार हो गई है। जब हम खुलना गिरफ्तार हुए तो ये बंगाली लोग आ गए हमें मारने के लिए, तो उस वक्त हमारे ऊपर आर्मी, इंडिया की आर्मी ड्यूटी कर रही थी। अच्छा, ये भी सुना कि बंगाली आके सरों पे जूतियां मारते थे, और बंगाली आया तो बाहर से गाली निकालना शुरू कर दिया, ये हमारे हवाले कर दो। सिखों ने कहा कि अगर हम पीछे हट जाएंगे तो ये तुम्हें बगैर हथियारों के भी मार के ना, इतना अरसा हमने इतनी जंग करके आपके साथ होके, अगर हम ना होते, सिखों ने कहा कि अगर हम ना होते तो ये आपसे मार नहीं खा सकते थे। हमने इतने जोर लगा के इतनी फौजें डाल के हमने आपके लिए मदद की और फौज को गिरफ्तार किया, अभी आप चले जाए, तो फिर वो चले गए थे। तो वाकई इतनी बहादुर फौज, इतना मतलब नुकसान हुआ, कितनी बेइज्जती हुई, यह सिर्फ सियासी लोगों का काम था। इतनी नाडर कौम थी ये पाकिस्तानी कि बंगाली इनसे बहुत ज़्यादा डरते थे। अगर फौज पूरी होती तो इंडिया ने भी बहुत जोर लगा लिया था
कितने डिव थे उसके, हमारी तो थोड़ी सी नफरी, एक ब्रिगेड भी नहीं बनती थी, उनके कितने 3-4 डिव थे जिस पर उन्होंने हमें कैप्चर किया। और ये भी गुरीला वालों ने हेलीकॉप्टर से उतार के गिरफ्तार किया है, फ़ौज कम होने की वजह से, क्योंकि फ़ौज बॉर्डर में थी और नियाज़ी साहब की प्रोटेक्शन के लिए फ़ौज को नहीं थी, जिसकी वजह से नियाज़ी साहब भी गिरफ्तार हुए। और पूरी, जब लीडर गिरफ्तार हो जाता है तो फिर सारी फ़ौज को सरेंडर करना पड़ता है। तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि सरेंडर कर दें, वरना जो मारा गया जाएगा वो शहीद या इस तरह का नहीं होगा, क्योंकि उसने अपनी मर्ज़ी की है। ये उन्होंने नियाज़ी साहब ने ऐलान किया था कि सारे लोग सरेंडर कर जाए। तो उस वक्त सरेंडर हुआ। फ़ौज लड़ रही थी, लेकिन आर्डर आ गया था। जब आर्डर मिल जाए फ़ौज में तो मानना पड़ता है। ये हालात हो गए थे। ये ऑर्डर जनरल यहिया ने दिया था पाकिस्तान से? नहीं, जनरल नियाज़ी साहब ने। आपको नियाज़ी ने दिया ना? नहीं, नियाज़ी साहब को खुद ही ऐसे, उन्होंने मानक शाह उनका जनरल था, उसने बयान दिलाए। अच्छा। क्योंकि नियाज़ी साहब तो गिरफ्तार थे, तो वो तो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चाह रहे थे, जो कुछ हो वो कह रहे थे। तो उन्होंने रेडियो में इंटरव्यू करके सब फौजियों को बता दिया कि आप सरेंडर कर जाए। तो फ़ौज में तो हुक्म मानना पड़ता है कि सरेंडर हो गया जी, हो कर दो सरेंडर, असला जमा करा दो जी। तो वाकई जब ढेर लगे थे उधर राइफलों के, तो तकरीबन 8-10 फुट ऊंची, मतलब राइफलों के ढेर हो गए थे, 8-10 फुट ऊंचे। पाकिस्तान को कभी अच्छे लीडर भी मिले? पाकिस्तान के बनने के बाद कोई लीडर अच्छा नहीं मिला। हाँ। सब खाने वाले थे। अच्छा। आप क्या समझते हैं कि इनकी वजह से हालात ऐसे बने? लीडरों की वजह से, आज भी लीडरों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हाँ। लीडरों की वजह से अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही है, लीडरों की वजह से हर जगह लड़ाई हो रही है। और ये लीडर पैसे खा के अपने मुल्क को भेज देते हैं और अमेरिका उनको पैसा दे देता है। अभी भी अमेरिका को शक है कि मुसलमान यहूदियों के खिलाफ है, कभी ये ना हो कि पहली जंगों की तरह ये हमें मारें। इसलिए ये बिक जाते हैं लीडर, पैसे लेके आवाम को बेच देते हैं।